तो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। अब हम आपके सामने ला रहे एक ऐसा चैप्टर जिसकी वेटेज 18 to 20 मार्क्स है। 20 मार्क्स का 18 to 20 मार्क्स का क्वेश्चन इसके अंदर आना ही आना है, इट इज श्योर। और आपको ये बड़े ध्यान से करना है क्योंकि ये आपकी ऑडिटिंग पेपर में स्कोरिंग के लिए एक माइल स्टोन शामिल होगा। तो जरा ध्यान से देखिए प्रोफेशनल एथिक्स को, ओके? क्योंकि हमें यदि ऑडिटिंग के अंदर एक अच्छा स्कोर करना है तो हमको बेटे प्रोफेशनल एथिक्स को समझना होगा, समझना होगा, समझना होगा। सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड बताता हूं, ये प्रोफेशनल एथिक्स है क्यों। कई बार बड़ा चर्चा उठती है, लोग बातचीत करते हैं कि जो प्रोफेशनल एथिक्स है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म है वो बहुत ज्यादा टाइट है, बहुत एक्शन लेते हैं। जरा जरा सी बात पे मेंबर्स का सीपी कैंसिल कर देते हैं, बड़ा जरा जरा सी बात पे उनकी मेंबरशिप टर्मिनेट कर देते हैं, बहुत सारे केसेस चलते रहते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा सी एक्ट के। क्या आप बता सकते हैं ये सी एक्ट कब बना? यस सर, ये बना 1 जुलाई 1949 को। वेरी गुड बेटे, ये 1 जुलाई 1949 को बना। लेकिन क्या आप बता सकते हो कि ये पार्लियामेंट में पेश कब हुआ? तो ये पेश हुआ बेटे 1 अप्रैल 1948 को। तो ऐसा क्या था सी एक्ट में कि इसको पास होने में लोकपाल बिल से भी ज्यादा टाइम लगा? ऐसा क्या था कि 15 महीने पार्लियामेंट में ये बिल अटका रहा? क्यों इसके लिए इतना बड़ा मूवमेंट करना पड़ा? तो इसके लिए हमें थोड़ी बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, क्योंकि बिफोर इंडिपेंडेंस देयर वाज नो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ द इंडिया। देयर वाज ओनली ए इंडियन अकाउंटेंसी बोर्ड विच वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1932 which was puppet in the hands of the ईस्ट इंडिया कंपनी। उस जिसके अंदर अंग्रेज थे, केवल एक लोन इंडियन मेंबर था जिसका नाम था श्री जीपी कापड़िया जी। जो जीपी कापड़िया जी हमारे फाउंडर रहे, केवल वो एक मेंबर थे। तो उन्होंने आजादी के बाद कहा आजादी अधूरी है, बिना फाइनेंशियल आजादी की आजादी अधूरी है, और फाइनेंशियल आजादी तब नहीं हो सकती, हमको एक इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। तो बेटे आप बता सकते हो रिपब्लिक कब बना, कब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना? सर ये 26 जनवरी 1950 को। तो बेटे हमारा इंस्टीट्यूट कॉन्स्टिट्यूशन से पहले का बना हुआ है। हमारा सी एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले का बना हुआ है। ये हमारा इंस्टीट्यूट की खास बात। तो बेटे ये 3 मुद्दों पर वहां पर बात फंसी। एक तो बेटे ये इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट नाम देने को उस समय की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो तैयार नहीं थी। उस समय का जो वो कहते थे कि जो चार्टर्ड वर्ड है, ये इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट इंग्लैंड एंड वेल्स से एसोसिएटेड है, क्योंकि वो रॉयल चार्टर से बना है। तो जीपी कापड़िया जी ने अपना लॉजिक दिया कि ये भी कोई पार्लियामेंट नहीं है, ये भी कोई कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है। एक पेपर के ऊपर एक पार्लियामेंट्री चार्टर से हमारा पार्लियामेंट चल रही है, तो इसलिए इसका नाम चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। दूसरा जो डिस्प्यूट था, वो डिस्प्यूट ये था कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ये चाहती थी कि इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के मेंबर कुछ गलती करें, कुछ लॉ के अंदर या कुछ गलत एडवाइस करें, टैक्स अवेजन करें, अवॉइडेंस के लिए एडवाइस करें, तो उस पर फाइनेंस मिनिस्ट्री कैन टेक एक्शन। लेकिन जीपी कापड़िया ने कहा नो, ऑन द सीए पे एक्शन केवल सीए ले सकता है, कोई बाहर की बॉडी नहीं ले सकती, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं ले सकता। सीए पे एक्शन लेगा तो कौन लेगा? सीए पे एक्शन सीए लेगा। और तीसरा जो मुद्दा था वो मुद्दा था बड़ा भयंकर। तीसरा मुद्दा था कि वो जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स से किए हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, उनको गवर्नमेंट चाहती थी उनको मेंबर बनाया जाए, उनको लाइसेंस दिया जाए प्रैक्टिस करने का। लेकिन जीपी कापड़िया ने कहा नो, जब तक वो इंग्लैंड वाले हमको नहीं देते, यदि इंग्लैंड वाले कहते हैं इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन प्रैक्टिस इन इंग्लैंड ओनली देन,
तो इस बैकग्राउंड के अंदर काफी जद्दोजहद के बाद 15 महीने के अंदर काफी एमपी पटेल जी और ये सब उन्होंने अपनी तरफ कर लिए थे, तब जाके ये सी एक्ट इस शर्त पे पास हुआ कि जीपी कापड़िया जी ने कहा इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के मेंबर पे एक्शन कौन लेगा? ओनली काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट, ओनली द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए पे एक्शन लेगा सीए। और हमारा जो डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म है, हमारा जो कोड ऑफ कंडक्ट है, वो इतना मजबूत होगा, इतना स्ट्रांग होगा और इतना स्ट्रिक्ट होगा कि इतना स्ट्रिक्ट एक्शन गवर्नमेंट भी नहीं ले सकती। और हम ये जब उन्होंने ये एश्योरेंस दिलाया पार्लियामेंट को, तब पार्लियामेंट तब जाके सारे उस समय के जो नेता थे, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, इस बात पे एग्री हुए कि सीए पे केवल एक्शन सीए लेगा। लेकिन हालांकि उन्होंने शर्त केवल ये रखी कि अगर हाई कोर्ट चाहेगी तो सारी डिटेल्स जो भी आपने डिसिप्लिनरी एक्शन लिए हैं वो आपको हाई कोर्ट में प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। उसके लिए जीपी कापड़िया या हमारा इंस्टीट्यूट राजी हो गया इस शर्त के साथ में, तब जाके हमारा ये इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक ऑटोनोमस बॉडी की तरह, जिस पे कोई स्टेप नहीं कर सकता, जिस पर कि सीए पे कोई एक्शन दूसरा सीए नहीं और ले सकता, ये इस वजह से बन पाया। समझ में आया? कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा आया। तो कई बार लोग आप कहते होंगे क्या इंपॉर्टेंस है बेटे इस प्रोफेशनल एथिक्स की वजह से हम जो सीए पे एक्शन कौन लेता है? सीए लेता है, सीए काउंसिल लेती है। ओके, तो बेटे ये इस इंपॉर्टेंस के साथ इसकी थोड़ी बैकग्राउंड बतानी आपको जरूरी थी कि जिससे कि आप जरा सही माहौल में समझ सकें क्या है ये प्रोफेशनल एथिक्स। ओके, तो बेटे पहली चीज आपको पता है कि इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट का मेंबर कौन होगा। तो मेंबर बेटे कौन होगा? मेंबर वो होगा जिसने सीए फाइनल के दोनों ग्रुप पास कर रखे हों, जिसने सीए फाइनल के दोनों ग्रुप पास कर रखे हों, जीएमसीएस की ट्रेनिंग कर रखी हो और उसने बेटे 21 साल की उम्र अटेन कर ली हो और उसने मेंबरशिप के लिए प्रॉपर फॉर्म में अप्लाई किया हो, उसके बाद ही विल बी, उसका नाम यदि अप्रूव करने के बाद में रजिस्टर ऑफ मेंबर के अंदर चढ़ा दिया जाता है, देन ही इज कॉल्ड मेंबर। तो मेंबर अपने आप नहीं बनता, सीए पास होने से नहीं बनता, उसके लिए बेटे उसको अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने के बाद ही सो मोटो कोई इंस्टीट्यूट का मेंबर नहीं बनता। ओके, अब हमें सबसे ज्यादा मेंबर से ज्यादा समझना ये है कि ये मेंबर इन प्रैक्टिस कौन होगा। तो बेटे जो इंपॉर्टेंट चीज है मेंबर इन प्रैक्टिस समझना है कि मेंबर प्रैक्टिस में कौन सा मेंबर प्रैक्टिस में माना जाएगा। तो हमें समझना है मेंबर इन प्रैक्टिस। तो बेटे मेंबर इन प्रैक्टिस वो है जो अकाउंटेंसी के में प्रैक्टिस में लगा है, हु एंगेजेज हिमसेल्फ, जो एंगेजेज हिमसेल्फ इन प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटेंसी, जो अपने आप को अकाउंटिंग की प्रैक्टिस में एंगेज रखता है। ठीक है, या जो ऑडिट रिलेटेड सर्विस करता है, ऑडिट रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करता है, या होल्ड करता है अपने को पब्लिक में एज पब्लिक अकाउंटेंट। तो बेटे जो अपने आप को अकाउंटेंसी की प्रैक्टिस में एंगेज रखता है, जो ऑडिट रिलेटेड सर्विस करता है, या होल्ड करता है कि मैं पब्लिक अकाउंटेंट हूं, ठीक है, या वो बेटे प्रोफेशनल सर्विसेज रेंडर करता है, रेंडर प्रोफेशनल सर्विसेज इन कनेक्शन विद अकाउंटेंसी, इन कनेक्शन विद अकाउंटिंग मैटर। अकाउंटिंग मैटर में कोई प्रोफेशनल सर्विसेज रेंडर करता है या कोई और सर्विसेज जो इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल काउंसिल रिलेटेड टू
CA like management consultancy. या इन द ओपिनियन ऑफ द काउंसिल कि ये जो सर्विसेज CA प्रैक्टिशनर के द्वारा किए जानी चाहिए। ठीक है, तो ये बेटे 5 तरह का 4 तरह का जो है अकाउंटेंसी के फील्ड में या ऑडिट के फील्ड में या प्रोफेशनल सर्विसेज या इन द काउंसिल। तो ये सब बेटे मेंबर एंड प्रैक्टिस। इसके साथ साथ बेटे कुछ एक्सप्लेनेशन है कि जो बेटे CA है COP होल्ड करता है और वो किसी प्रैक्टिशनर प्रैक्टिसिंग यूनिट यानी दूसरे CA के यहां जॉब करता है तो बेटे वो भी समझ लो मिस्टर दोषी ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इज वर्किंग विद XYZ एंड एसोसिएट्स या XYZ कंपनी। तो बेटे उसके बाद CP है वो जॉब करता है तब भी बेटे वो डीम टू द प्रैक्टिस माना जाएगा, लेकिन किसके लिए? ओनली फॉर द लिमिटेड पर्पज ऑफ ट्रेनिंग आर्टिकल्स को ट्रेन करने के लिए वो डीम टू बी इन प्रैक्टिस माना जाएगा। इसके अलावा बेटे कुछ काम जैसे बेटे लिक्विडेटर, ट्रस्टी, उसके अलावा बेटे जो लिक्विडेटर का काम करता है, ट्रस्टी का काम करता है, एग्जीक्यूटर का काम करता है, एडमिनिस्ट्रेटर का काम करता है, लिक्विडेटर का काम करता है, ट्रस्टी का काम करता है, एग्जीक्यूटर का काम करता है, एडमिनिस्ट्रेटर का काम करता है, आर्बिट्रेटर का काम करता है। आर्बिट्रेटर समझते हो? आर्बिट्रेटर जैसे पंच होते हैं इसी तरह आर्बिट्रेटर होता है। एडवाइजर है, एडवाइजर की तरह काम करता है या कॉस्टिंग का काम करता है या रिप्रेजेंट करता है, एडवाइजिंग करता है, रिप्रेजेंट करता है। कॉस्टिंग एडवाइजर या रिप्रेजेंटेशन करता है कॉस्टिंग के मैटर्स में, फाइनेंशियल के मैटर में या बेटे टैक्स के मैटर, कॉस्ट के मैटर्स में, फाइनेंशियल मैटर्स में, टैक्स मैटर में। ठीक है, ठीक है। या वो कोई इस तरह का अपॉइंटमेंट SG या द्वारा किया जाता है उसको ऑडिट या अकाउंटेंसी या लिक्विडेटर या ट्रस्टी एग्जीक्यूटर का काम नॉट इन फुल टाइम बेसिस, फुल टाइम जॉब बेसिस पे ना करके किसी अदर कैपेसिटी में किया जाता है। तो ये सारे मेंबर्स क्या कहलाएंगे? प्रैक्टिस में। तो बेटे मिस्टर दोषी यदि प्रैक्टिस करता है या ऑडिट से रिलेटेड कोई भी काम करता है या प्रोफेशनल सर्विसेज करता है या मैनेजमेंट कंसल्टेंसी करता है, क्योंकि इन द ओपिनियन ऑफ द काउंसिल मैनेजमेंट कंसल्टेंसी भी ऐसी सर्विस मानी जाएगी जिसको CEO को करना चाहिए। या बेटे क्या करता है? फॉर द लिमिटेड पर्पज, यदि वो किसी प्रैक्टिसिंग कंसर्न में जॉब करता है, या लिक्विडेटर, ट्रस्टी, एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और आर्बिट्रेटर की तरह काम करता है, या एडवाइजर, रिप्रेजेंटेटिव, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल या टैक्स का, या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह काम करता है, तो भी बेटे वो क्या कहलाएगा? इन सब केसेस के अंदर वो मेंबर इन प्रैक्टिस कहलाएगा। ओके, तो ये बेटे हमारे आया मेंबर इन प्रैक्टिस। समझ में आया? तो बेटे ये मेंबर इन प्रैक्टिस तो सर आपने बता दिया, लेकिन ये मेंबर इन प्रैक्टिस की सिग्निफिकेंस क्या है? तो बेटे अभी हम बताएंगे कि ये बेटे जो प्रैक्टिस की बेटे महत्व क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बेटे कब ये मिस्टर दोषी चार्टर्ड अकाउंटेंट यदि उसने CP लिया है तो उसको क्या, ठीक है बेटे, यदि एक CA ने सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लिया हुआ है
तो बेटे वो क्या करता है, इनकम टैक्स अथॉरिटी के सामने पेश हो सकता है इन द कैपेसिटी ऑफ द सीए। ठीक है। लेकिन बेटे क्या होता है, एक बार यदि उसका सीपी सरेंडर हो जाता है या टर्मिनेट हो जाता है या उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, तो बेटे यदि वो इवन वकील भी है, लॉयर भी है, तो बेटे वो इस कैपेसिटी में अपीयर नहीं हो सकता। तो बेटे कोई सीए जो सस्पेंडेड सीए है, तो वो ही कैन नॉट प्रैक्टिस सेपरेटली इवन इफ इन अदर कैपेसिटी। ठीक है। तो इसलिए बेटे कोई भी सीए जो है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस की इतनी अहमियत है कि वो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होगा तभी वो इनकम टैक्स वालों के सामने अपीयर हो सकता है। ठीक है। क्योंकि बेटे आप समझ लो इसकी क्या अहमियत है। अदरवाइज बेटे क्या है कि मिस्टर दोषी है, मिस्टर दोषी है चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसने बेटे कोई गलत काम किया, जो अभी हम बताएंगे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के अंदर उसने कोई गिल्टी की और गिल्टी की वजह से उसका सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस छीन लिया। वो लॉयर भी है। क्योंकि बेटे पहले क्या था, पहले एडवोकेट वाले जो है इंस्टीट्यूट वालों का तो अभी भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। पहले क्या था कि सीए प्रैक्टिस वालों को भी बार काउंसिल की मेंबरशिप दे दिया करते थे। तो बेटे कुछ लोगों के पास ऐसा है कि एडवोकेट का भी लाइसेंस है और सीए प्रैक्टिस का भी लाइसेंस है। अब बेटे उसने गलत काम किया, इंस्टीट्यूट ने मिस्टर दोषी को कहा, मिस्टर दोषी यू हैव एक्टेड अगेंस्ट द इंस्टीट्यूट और आपने ये काम किया है, आपने फलाना फलाना गलती करी और हम आपको ये पनिश करते हैं, आपका सर्टिफिकेट छीन देते हैं। तो मिस्टर दोषी भाई ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, है ना, हमारे सर्टिफिकेट को क्या, जिस तरह बेटे वो कहते हैं जा सिमरन जा, वो कहते हैं जा सीपी जा, हमको कोई चिंता की बात नहीं, हम तो एडवोकेट भी हैं, हम जाके कल जो केस में हमने पावर ऑफ अटॉर्नी लगा रखी है एज ए सीए, वहां जाके कह देंगे हम तो लॉयर की कैपेसिटी में आए। तो बेटे यदि हमारे कोई इंस्टीट्यूट के अंदर क्या है कि बेटे अगर आपका सीपी सरेंडर हुआ तो बेटे आप उस कैपेसिटी में भी अपीयर नहीं हो सकते। अदरवाइज तो हम कहेंगे सीपी को कहेंगे भाई जा सिमरन जा, वो कहेगा ले जाओ हमारा सीपी ले जाओ, हमारे को क्या फर्क पड़ता है, मैं तो दूसरी तरह सीपी कर लेंगे। तो इसलिए बेटे ये रूल बनाया गया कि यदि किसी वजह से यदि आपका सीपी छिनता है, सस्पेंड होता है, तो आप अदर कैपेसिटी में भी अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। समझ में आया? आ रहा है थोड़ा थोड़ा, हल्का हल्का, कुछ कुछ महसूस अपने आप को ऑडिटर समझने लगे हो, फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आप सब बेटे एफसीए जो फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आपके बारे में कुछ कुछ समझ में आ रहा है, कुछ कुछ फीलिंग हो रही है एज ए ऑडिटर। हाँ सर, कुछ कुछ हमारे दिमाग में आ रहा है। तो बेटे हम सबसे पहले अब बेटे सेक्शन 7 के अंदर बेटे एक सेक्शन 7 हमारे यहां है। ये सेक्शन 7 क्या कहता है, जो बेटे चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो केवल एक ही चीज लिख सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तुम बेटे डिग्री लिख सकते हो, सीए ध्रुव, बेटे मिस्टर दोषी है वो लिख सकता है मिस्टर दोषी, बीकॉम एलएलबी, एफसीए, सीएस, सीडब्ल्यूए, एमबीए, लेकिन नीचे वो ये नहीं लिख सकता चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉमा कॉस्ट अकाउंटेंट कॉमा कंपनी सेक्रेटरी। वो केवल एब्रीविएशन यूज कर सकता है किस चीज की, डिग्रीज की। अदरवाइज वो और कोई डेजिग्नेशन नहीं लगा सकता, वो ये नहीं लगा सकता एक्सपर्ट इन इनकम टैक्स, केवल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही तो लिख सकता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओके, ही कैन नॉट यूज एनी डेजिग्नेशन अदर देन चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब बेटे हमने आपको सेक्शन 8 के बारे में थोड़ा सा आइडिया देंगे। सेक्शन 8 क्या है कि बेटे कौन एबिलिटी है, यदि वो बेटे लेस देन 21 ईयर्स का है, अनसाउंड माइंड का है, ये बेटे डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द
मेंबरशिप है, लेस देन 21 ईयर, अनसाउंड, यदि वो अनसाउंड माइंड का है, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, डिस्चार्ज है बट नॉट हैविंग सर्टिफिकेट, having certificate from court regarding discharge. Okay. ठीक है, या वो कन्विक्टेड इन द ऑफेंस ऑफ, कन्विक्टेड ऑफेंसेज ऑफ मोरल टर्पिट्यूड, उसको मोरल टर्पिट्यूड का कोई ऑफेंस में सजा हुई है और बेटे सीजी ने उसको कोई पार्डन नहीं दिया हो, कहीं भाई सीजी उसको क्षमा कर देता है, ऐसा समाज नहीं किया हो, या बेटे वो आईसीआई से ने उसकी मेंबरशिप रिमूव कर दियो, आईसीआई ने मेंबरशिप रिमूव कर दियो, तो 6 लोग बेटे मेंबरशिप के डिस्क्वालीफाइड है। समझ में आया? लेस देन 21, अनसाउंड माइंड, अनडिस्चार्ज। सर ये अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट क्या होता है? बेटे अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट क्या होता है? आपने इंसॉल्वेंसी पढ़ी होगी या इंसॉल्वेंसी की एप्लीकेशन थी, आप पे 1 करोड़ रुपए का ड्यू था, आपकी संपत्ति 10 लाख रुपए की थी, तो कोर्ट ने बोला हर एक को 10% दे दीजिए, आपने फिर भी अभी 10% नहीं दिया है तो आप अनडिस्चार्ज। यदि आपने सबको 10% दे दिया और आप कोर्ट के सामने हाजिर हो गए, साहब आपके हिसाब से मैंने पेमेंट कर दिया है, तो वो एक सर्टिफिकेट दे देगा कि यू हैव बीन डिस्चार्ज फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी, तब आप मेंबर बन सकते हो। या आपने कोई कन्विक्ट ऐसा ऑफेंस कर दिया, कोई मार पिटाई कर दी, लड़ाई कर दी, तो यदि मिस्टर दोषी इज लाइक ध्रुव अग्रवाल, जैसे बेटे मेरे साथ हुआ क्या, आई क्वालिफाइड एट द एज ऑफ 19, 2 साल मेरे को सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं दिया गया। तो बेटे यदि कोई मिस्टर दोषी इज लेस देन 21 ईयर्स, या मिस्टर दोषी का माइंड सही नहीं है, अनसाउंड माइंड है, या मिस्टर दोषी को नुकसान हो गया, नुकसान भी बेटे अभी हम आगे बताएंगे 2 तरीके से हो सकता है। इंसॉल्वेंसी भी 2 तरह की हो सकती है, एक इंसॉल्वेंसी उसकी खुद की गलती के कारण, और एक हो सकती है वो गलती मिसफॉर्च्यून के कारण। ठीक है, तो बेटे यदि इसमें सर्टिफिकेट कोर्ट से ये लेना है कि ये जो उसके ये बेटे मिसफॉर्च्यून के कारण हुई। ठीक है, यदि बेटे मैंने सब जगह से डोनेशन ले लिया, पैसा ले लिया, उधार ले लिया, शराब में उड़ा दिया, अय्याशी में उड़ा दिया, ठीक है, और उसके बाद में मैं क्या हुआ, ये शेयर मार्केट में अनसेंसिबल तरीके से उतार दिया, लगा दिया और मैं इंसॉल्वेंट हो गया, तो बेटे मैं डिस्चार्ज हो जाने के बावजूद भी मेरे को बेटे क्या होगा, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने बेटे फैक्ट्री लगाई, सुनामी आ गया और मेरी फैक्ट्री तबाह हो गई, और एक्सीडेंट की वजह से या फैक्ट्री में आग लग गई, किसी मिसफॉर्च्यून की वजह से मैं इंसॉल्वेंट हो गया, तो उस केस में मेरे को डिस्चार्ज होने के बाद भी एक कोर्ट से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि ये जो गलती थी या जो मैं इंसॉल्वेंट हुआ था, मैं भाग्यवश हुआ था, मेरा भाग्य खराब था, मेरी किस्मत खराब थी, किस्मत धोखा दे गई, और ये सर्टिफिकेट अगर मिल जाता है हाई कोर्ट से तो फिर मैं प्रैक्टिस कर सकता हूं। ओके, तो बेटे यदि यह मैं कोई कन्विक्ट करता हूं, कोई ऐसा काम करता हूं जिससे कि मेरे को सजा होती है, वो ऑफेंस प्रूव हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता हूं, सर मैं पढ़ा लिखा आदमी था, किसी तरह भावावेश में मेरे पे हो गया, यही हो गया, और सेंट्रल गवर्नमेंट माफ कर देती है, तो बेटे तो उस माफी का जब सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो हम मेंबरशिप बन सकते हैं। अब बेटे आईसीआई ने रिमूव कर दिया मेंबरशिप, तो बेटे फिर वो मेंबर नहीं बन सकता,
हमेशा के लिए, पूरी जिंदगी के लिए मेंबरशिप रिमूव कर दिया। हमने कहा कोई बात नहीं, मैं दोबारा सर्टिफिकेट, दोबारा सीए करता हूं। मैंने फिर सीपीटी में एडमिशन किया, फिर सीपीटी किया, फिर आईपीसीसी के दोनों ग्रुप पास किए, फिर मैंने फाइनल पास किया। मैं फिर इंस्टीट्यूट के पास पहुंचा कि आप मेरे को मेंबरशिप दीजिए। इंस्टीट्यूट के कहा नहीं, तुम्हारी मेंबरशिप एक बार रिमूव हो चुकी है, यू आर डिस्क्वालिफाइड, तो दोबारा का कोई फायदा नहीं। तो मिस्टर दोषी ने सोचा कि हम बच जाएंगे, लेकिन नहीं बच सकते। ओके, अब आ जाइए प्रोसीजर क्या है। बेटे यहां पर क्या है, कंप्लेन हम करते हैं, कंप्लेन काउंसिल को, डिसिप्लिनरी कमेटी को, काउंसिल को, ठीक है। तो बेटे हम आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे किस तरह हमारी कंप्लेन का प्रोसीजर है। अभी हम पहले, सबसे पहले आपको छोटे छोटे प्रोविजन बना लेते हैं कि बेटे यदि आप सीए नहीं है, सीए नहीं है, अपने आप को चार्टर्ड अकाउंटेंट बताते हो, तो बेटे आप पे पहली बार बताने पे 1000 रुपए की और दोबारा बताने पे 5000 रुपए की सजा हो सकती है, ठीक है। लेकिन आप अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट लिखते हो या एसीए या एफसीए लिखते हो, आप सीए लिखते हो, जब तक पूरा वर्ड नहीं लिखते सीए होता है, तो आपको पनिश करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसके केस में वो कह सकते हैं जी हम सीए नहीं, हम तो कार्टून आर्टिस्ट हैं, ठीक है, हमारा तो कंपेयर एंड एंकर है। क्या है, हम तो कंपेयर एंड एंकर है। तो बेटे इसलिए यदि पूरा चार्टर्ड अकाउंटेंट लिखता है या कोई इस तरह की मोहर बनवाता है या किसी अकाउंट्स को सर्टिफाइड करता है जहां लगता है कि सीए का यूज वो वास्तव में चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए कर रहा है, तो बेटे 1000 रुपए की या 5000 रुपए की सजा हो सकती है। अब आ जाइए सेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको एक सेक्शन हम बताएंगे जिसका नाम है सेक्शन 27। क्या है बेटे, सेक्शन 27। बेटे सेक्शन 27 क्या कहता है कि सीए चाहे जितने चाहे ब्रांच ऑफिस खोल सकता है, जितने चाहे ऑफिस खोल सकता है। कितने ऑफिस? यदि मिस्टर दोषी कहता है कि मैं पूरी इंडिया में हर जगह ऑफिस खोलना चाहता हूं, तो वो खोल सकता है क्या? सर लगता तो नहीं। तो बेटे वो खोल सकता है, लेकिन आगे की बात सुनिए, उसको खोल तब सकता है कि हर एक ऑफिस के अंदर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो आइदर इन प्रैक्टिस और आइदर हैविंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस एंड इन द होल टाइम ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मिस्टर दोषी, यदि बेटे जितनी ब्रांचेज होंगी हर ब्रांच में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए जी सर चार्टर्ड अकाउंटेंट एक दिन पहुंच गया, बेटे ये बताता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट कि चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए 182 दिन। कितने दिन? 182 डेज। तो सर 182 डेज हम दिल्ली वाले ऑफिस में रह लेंगे, 182 डेज हम बंबई वाले में रह लेंगे, तो क्या हम दोनों ऑफिस मेंटेन कर सकते? बेटे ऐसा नहीं है। इंस्टीट्यूट को आप इतना सीधा ना समझो। इंस्टीट्यूट भी क्या है, भोले हैं, लेकिन इतने भोले भी नहीं है। हम भले हैं लेकिन हम भोले नहीं हैं। ये हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट कहता है कि ये जो 182 डेज वाला चक्कर है, आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन सा ऑफिस चूज कर रहे हैं, किस ऑफिस के इंचार्ज बन रहे हैं, वो आपको लिख के देना पड़ेगा। तब आप उस ऑफिस के इंचार्ज माने जाओगे। तो आपको जब फॉर्म भरते हो, पर्टिकुलर्स ऑफ द फर्म भरते हो, तभी आपको भर के देना होता है ऑफिस इंचार्ज का। समझ में आया? तो सर ये तो सारा मामला, तो इसका मतलब हर एक सीए तो एक ही ऑफिस रख सकता है। हाँ बेटे, एक सीए केवल एक ही ऑफिस को मेंटेन कर सकता है, लेकिन एक से ज्यादा ऑफिस केवल तब रख सकता है अगर एक ही बिल्डिंग के अंदर। बेटे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, कितनी बड़ी बिल्डिंग है? या तो ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है 50 मंजिल की, हमारे पास ऑफिस है 3rd फ्लोर पे, अब जगह ही नहीं मिल रही, अगला ऑफिस मिल गया 12वीं फ्लोर पे,
तो बेटे हमने 12वीं फ्लोर पे ले लिया। तो इन द सेम बिल्डिंग यदि ऑफिस है एक से ज्यादा तो वो अलग ऑफिस नहीं माना जाएगा। इन दैट केस मिस्टर दोषी कैन हैव मोर देन वन ऑफिस, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट एक से ज्यादा ऑफिस रख सकता है यदि वो ऑफिस सेम बिल्डिंग में हो। समझ में आया? तो पहली चीज क्या है, एवरी ब्रांच ऑफिस, एवरी ब्रांच ऑफिस में एक सीए होना चाहिए जिसपे सीओपी हो। वो या तो पार्टनर हो या होल टाइम एम्प्लॉय हो। ओके। सेकंड बेटे क्या है कि यदि सेम बिल्डिंग में मोर देन 2 ऑफिस हो सकती, थर्ड फ्लोर पे एग्जाम्पल के लिए बेटे थर्ड फ्लोर, 12th फ्लोर। ओके। अब बेटे क्या है, उस फ्लोर पे इसको जगह ही नहीं मिल रही। उस बिल्डिंग में बेटे हमने 12 खंबा रोड पे गोपाल दास भवन के अंदर ऑफिस है, बड़ी मुश्किल से तो सारी जान लगा कि ये ऑफिस लिया था, क्लाइंट बढ़ गए। तो बेटे हम लोग क्या करते हैं, सेम सिटी के अंदर वन ऑफिस एक्स्ट्रा, ये नहीं कि हम पूरे शहर में जाल बिछा दे, वन ऑफिस एक्स्ट्रा खोल सकते हैं। लेकिन साहब सेम सिटी में ही नहीं मिल रहा है, मान लो हम नोएडा के अंदर है, दिल्ली के अंदर है, तो बेटे क्या किया गया कि वन ऑफिस सेम सिटी या विद इन 50 किलोमीटर्स फ्रॉम म्युनिसिपल लिमिट ऑफ एग्जिस्टिंग ऑफिस। तो बेटे ये समझ लीजिए कि ये बेटे हमारा दिल्ली है और दिल्ली में ये बेटे कनॉट प्लेस पे हमारा ऑफिस है। कनॉट प्लेस से ये 60 किलोमीटर तक बेटे, 60 किलोमीटर के बाद में यहां पे बेटे दिल्ली खत्म होती है, ये दिल्ली का बॉर्डर है। और यहां से बेटे 45 किलोमीटर दूर पर सोनीपत के अंदर हमने एक ऑफिस बना लिया। तो क्या हम बना सकते हैं? यस, क्योंकि बेटे ये जो है लिमिट है, यहां से बेटे 50 किलोमीटर नहीं होना चाहिए। ओके। अगर बेटे हमारा ऑफिस यहां होता इसी बात, तब भी बेटे हम 50 किलोमीटर तक ही ऑफिस बना सकते थे। ये बेटे एक्सेप्शंस दिए गए हैं, जिसको कि बेटे पर्पज ये है कि एक ही शहर के अंदर एक से ज्यादा 2 ऑफिस हैं तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट उनकी देखभाल कर सकता है। तो एक एक्स्ट्रा ऑफिस की परमिशन इस केस के अंदर है। सर ऑफिस क्या कौन सा माना जाएगा? बेटे सर हमारा जो ऑफिस है बेटे, जहां भी आपने अपनी फर्म के नाम का, जहां भी हमने बोर्ड टांग दिया, यदि मिस्टर दोषी ने बोर्ड टांग दिया घर पर, दोषी एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो बेटे वो बन गया ऑफिस। या तो उसने बोर्ड टांग दिया, जो बोर्ड टांग दिया, या उसने अपनी जो स्टेशनरी है, लेटर हेड और भी कोई बिल बुक, किसी चीज पर बेटे जो भी एड्रेस प्रिंट करा लिया वो ऑफिस हो गया। यदि घर का एड्रेस भी उसने एज ए ऑफिस लिख दिया, केवल 2 एड्रेस डाल दिए, दैट विल बी डीम्ड एज ब्रांच ऑफिस।
या विजिटिंग कार्ड पे ही डाल दिया तो बेटे क्या होगा, ही विल बी डीम, ये बेटे वायलेशन हो जाएगी सीए एक्ट सेक्शन 27 की। बेटे यदि जहां बोर्ड टांग दिया वो बोर्ड हो जाएगा, यदि घर पे टांग दिया और ऑफिस में भी टांग दिया तो बेटे 2 ऑफिस मान लिए जाएंगे। समझ में आया? तो बेटे ये केवल एक आदमी एक ही ऑफिस मेंटेन कर सकता है। लेकिन साहब ऐसा है सर, हमारा तो ऑफिस है टिहरी गढ़वाल के अंदर, ये हमारा जो है अल्मोड़ा के अंदर ऑफिस है, वहां तो बिल्कुल ही बर्फ जमती रहती है और जमती रहती है, 3-4 महीने तो ना सड़कें बंद हो जाती हैं, ना कोई आ पाता ना कोई जा पाता। ऐसे में क्या करें? तो इसके लिए बेटे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कहा मिस्टर दोषी ऐसा काम करिए कि आप जो है 3 महीने के लिए कोई से 3 महीने चुन लीजिए। आपको लगता है 3 महीने से ज्यादा बर्फ पड़ती नहीं हिंदुस्तान में, तो 3 महीने के लिए आप कहीं दूसरी जगह ऑफिस खोल लीजिए, प्लेन में खोल लीजिए, देहरादून में खोल लीजिए, देहरादून में क्या दिल्ली में खोल लीजिए, नोएडा में खोल लीजिए। टेम्परेरी ऑफिस फॉर द 3 months ही कैन ओपन एट एनी प्लेस। ठीक है, लेकिन वो टेम्परेरी ऑफिस होगा। ठीक है, टेम्परेरी ऑफिस होगा और जब भी टेम्परेरी ऑफिस खोलेगा तो वो इन्फॉर्म करेगा किसको, इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट को, कि जी 3 महीने के लिए सर्दी मेरे पे बर्दाश्त नहीं हो रही और अब हमको 3 महीने के लिए टेम्परेरी ऑफिस है। तो जिस दिन खोलेगा उस दिन बताएगा और जिस दिन वापस जाना होगा उस दिन बताएगा। तो जिस दिन खोलेगा और जिस दिन वापस जाएगा दोनों दिन की इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट को देगा। तो सर ये 3 महीने के लिए क्या हम बोर्ड यहां पे लगा सकते हैं? बच्चे बेटे लगा सकते हो 3 महीने के लिए। तो सर वो पुराना बोर्ड हटाना पड़ेगा। बेटे अब बार बार आप बोर्ड वहां से हटाओ, 3 महीने बाद तो जाना ही है। तो इंस्टीट्यूट ने कहा है वो बोर्ड लगा रह सकता है, लेकिन ये वाला बोर्ड 3 महीने बाद आपको, जो नया ऑफिस है इसमें ऐसा नहीं कि हर 3 महीने बाद आना है, आपने परमानेंट लगा छोड़ दिया। इसमें केवल 3 महीने के लिए ही बोर्ड लगा सकते हो और आप इसके अंदर आ सकते हो। तो ये बेटे हिली एरियाज वालों को एक एक्स्ट्रा परमिशन है, अदरवाइज वो सेकंड ओके। तो ये हमने सुना सेक्शन 27। अब हम समझते हैं बेटे, अब हम समझते हैं बेटे बेसिकली प्रोफेशनल एथिक्स के ये थोड़े थोड़े पॉइंट करने के बाद में अब हम असली पॉइंट पे जाते हैं, जो आती हैं प्रोफेशनल एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, जिसमें से बेटे क्वेश्चंस नॉर्मली आते हैं। तो बेटे जो सारे ऑफेंसेज को बेटे 2 पार्ट में बांटा गया है, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2। उसमें आगे लगेगा ए मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट विल बी डीम्ड टू बी हेल्ड गिल्टी। तो बेटे 2 तरह के ऑफेंस हैं जिसको हमने लिखा शेड्यूल 1 और दूसरे को लिखा बेटे शेड्यूल 2। ये जो जरा बेटे हल्के अपराध हैं और ये बेटे गंभीर हैं। ये गंभीर हैं, ठीक है, गौतम गंभीर नहीं बेटे, ये गंभीर है। ओके। तो बेटे ये जो शेड्यूल 1 के जो अपराध हैं ये बेटे बेसिकली व्यापार बढ़ाने के लिए रॉन्ग प्रैक्टिसेज के, यानी सीए अपनी प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए या अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए या व्यापार या आय बढ़ाने के लिए जो काम किए जाते हैं, जनरली वो वाले ऑफेंस हैं। जब आप कुछ अपना व्यापार काम वाम बढ़ाने के लिए करना चाहते हो, ये आपके जो ऑफेंस हैं ये काम में कमी।
आपके काम में कमी, यानी ये बेटे क्या है कि हम जो है मार्केटिंग, ये मार्केटिंग ओरिएंटेड है, ये प्रोडक्शन ओरिएंटेड है। समझ में आया? ये बेटे आप की मार्केटिंग प्रैक्टिसेज वाले हैं और ये आपको कह दें एग्जीक्यूशन के, ये बेटे एग्जीक्यूशन वाले हैं। यदि काम करने में एग्जीक्यूशन सही तरह नहीं किया, इस तरह की ये अपराध है, तो बेटे ये मार्केटिंग रिलेटेड है, ये एग्जीक्यूशन से रिलेटेड है। समझ में आया? काम बढ़ाने के लिए आप गलत प्रैक्टिसेज, पैसा ज्यादा कमाने के लिए गलत प्रैक्टिसेज करते हो, यानी आपकी वो है शेड्यूल 1 के अंदर, और काम में डेफिशिएंसी करते हो, ठीक है, वो है आपके शेड्यूल 2। यानी खराब माल बेचते हो तो शेड्यूल 2, और आप माल को प्रमोट करने के लिए मार्केटिंग करते हो तरह तरह के तरीके के, जो कंपटीशन, जो कि सीए को शोभा नहीं देता, इस तरह की, तो वो है शेड्यूल 1 के अंदर। तो शेड्यूल 1 के अंदर बेटे क्या होता है, बेटे आपको इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट, जैसे कि पता होगा कि बेटे ये सेक्शन 12 के अंदर ये खुद गवर्नमेंट है, ये स्टैच्यू है, और जो डिसिप्लिनरी कमेटी है, इनको बेटे जब डिसिप्लिनरी काम कर रहे हैं तो सिविल सर्वेंट का स्टेटस है। और ये जो शेड्यूल 1 है, इस शेड्यूल 1 के अंदर बेटे जो ऑफेंस होते हैं, तो 2 चीजें होती हैं। एक इंस्टीट्यूट के अंदर होता है डिसिप्लिनरी बोर्ड, और एक होता है डिसिप्लिनरी कमेटी। तो जो डिसिप्लिनरी कमेटी है, वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट का, आईसीआई का प्रेसिडेंट उसका चेयरमैन होता है, आईसीआई का प्रेसिडेंट उसका चेयरमैन होता है। डिसिप्लिनरी बोर्ड जनरली डायरेक्टर देखता है, तो एक हमारा डायरेक्टर होता है, जैसे आजकल वंदना नागपाल है, तो वो डिसिप्लिनरी बोर्ड। तो जो डिसिप्लिनरी बोर्ड ये वाला जो काम है करने के बाद में रिकमेंड करती है केस, जो भी सजा रिकमेंड करती है वो डिसिप्लिनरी कमेटी को रिकमेंड करती है, और डिसिप्लिनरी फाइनल, और डिसिप्लिनरी कमेटी रिकमेंड करती है हाई कोर्ट को, और फाइनल सजा आजकल हाई कोर्ट देता है। तो ये बेटे प्रोसेस है। इसके अंदर बेटे सजा 5 साल तक के लिए, इसके अंदर आपको क्या क्या सजा मिल सकती है, ठीक है। इसके अंदर बेटे हमको सबसे पहले बेटे यदि केस फिट होता है तो बेटे इसके अंदर रिप्रीमेंड हो सकता है। रिप्रीमेंड का मतलब धिक्कार, मेरे केवल क्या है, आपको कहा जाए धिक्कार, सॉरी बोलिए और जाइए। 20 साल केस चला, 30 साल के बाद में आखिर में कोर्ट कहा आपको धिक्कार है सीए बनने पे, आप सॉरी बोलिए और जाइए, ऐसा कुछ हो सकता है। रिप्रीमेंड कर सकती है। लेस देन और इक्वल टू 5 ईयर्स के लिए आपका सीओपी या मेंबरशिप ले सकती है, और बेटे 1 साल तक 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके केस में बेटे रिप्रीमेंड हो सकता है, धिक्कार हो सकता है, लाइफ टाइम तक के लिए आपकी जिंदगी भर के लिए सीओपी जा सकती है, और मेंबरशिप भी जा सकती है, और बेटे 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। तो ये बेटे डिसिप्लिनरी बोर्ड है। सर ये तो बहुत ज्यादा हो गया बेटे, कुछ नहीं हुआ, अभी तो बेटे 1 करोड़ रुपए की सिफारिश की थी अमरजीत चोपड़ा जी ने, तो जो भी गलती करे 1 करोड़ रुपए लगा दो। तो बेटे ये शेड्यूल 1 है। तो ये शेड्यूल 1 में हमने समझा काम लेने के लिए और काम करने में, काम लेने के लिए जो गलतियां करते हैं वो शेड्यूल 1 के अंदर आती हैं और शेड्यूल 2 के अंदर। तो बेटे इस शेड्यूल 1 के बेटे 4 पार्ट हैं, पार्ट ए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। इस शेड्यूल 2 के बेटे 3 पार्ट हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3।
समझ में आया? पार्ट 1 के अंदर बेटे 12 क्लॉजेज हैं, 12 क्लॉजेज। ये बेटे प्रैक्टिसिंग सीए पर एप्लीकेबल होते हैं, जो मेंबर प्रैक्टिसिंग करते हैं, ठीक है। और पार्ट 2 के अंदर बेटे जो सर्विस करते हैं उन पर एप्लीकेबल होते हैं। किस पर एप्लीकेबल होते हैं? जो लोग सर्विस करते हैं। इसमें बेटे 2 क्लॉज हैं, 2 क्लॉज हैं। और पार्ट 3 के अंदर बेटे जो जनरली हैं इन पे बेटे 3 क्लॉज हैं। और पार्ट 4 के अंदर बेटे जो है 2 क्लॉजेज हैं। ये जनरल है। जनरली का मतलब जो भी मेंबर है, चाहे प्रैक्टिस करता हो, चाहे सर्विस करता हो, चाहे पॉलिटिक्स करता हो, चाहे बिजनेस करता हो, चाहे कुछ नहीं करता हो। पार्ट 4 भी, और ये अदर मिसकंडक्ट हैं जो सब पे एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन किस कामों के लिए? जो बेटे प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, इन कामों के लिए, ठीक है। ये आपको टोटल पढ़ना क्या है? 12 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2, तो 19 आपके शेड्यूल 1 के अंदर हैं। शेड्यूल 2 के अंदर आपके पहले में क्लॉज हैं 10 क्लॉज, 10 क्लॉज हैं। इसके अंदर बेटे 10 क्लॉज हैं। इसके अंदर बेटे 4 क्लॉज हैं। और पार्ट 3 के अंदर बेटे 1 क्लॉज है। तो 10 प्लस 4 प्लस 1 15। सर ये क्या किया? 34 ही आपने ऐसे बताए थे, 34 ही ये बता दिए। सर अब ऐसे तो बेटे बढ़ गए हैं, तो बेटे ये 34 आपको याद रखने पड़ेंगे। क्लियर? तो बेटे सर इसका याद करने का तरीका पहले बताइए, तब जाके हमको आगे कुछ निमोनिक्स बता दीजिए। तो बेटे बता देते हैं। सबसे पहले बेटे ये आपको ये ध्यान रखना, तो हम 1 बाय 1 शुरू करते हैं। सबसे पहले शेड्यूल 1 के अंदर पार्ट 1, ओके। तो पार्ट 1 के अंदर बेटे हम निमोनिक्स आपको बताते हैं। तो निमोनिक्स जरा इंटरेस्टिंग है। बेटे आपने नाना पाटेकर को जानते हो? अरे सर वो तो बड़ा कॉमेडियन है। हाँ जी, नाना पाटेकर। और शिल्पा शेट्टी? अरे शिल्पा शेट्टी को सर कौन नहीं जानता, वो तो बिग बॉस के अंदर भी आई थी।
हाँ जी, तो बेटे हम आपको अब एक निमोनिक्स के द्वारा समझाएंगे प्रोफेशनल एथिक्स को। बेटे वो निमोनिक्स है, बेसिकली 12 पॉइंट हैं। पहली चीज है कि यदि सीए अपना नाम यूज करने देता है किसी और को, ऐसे पर्सन को जो ना तो उसका पार्टनर है, ना वो उसका होल टाइम एम्प्लॉई है और उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है, ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट उनके अलावा किसी को अपने नाम में प्रैक्टिस करना अलाउ करता है, तो बेटे क्या होगा, ही विल बी हेल्ड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। या वो अपनी फीस का या रेम्यूनरेशंस का शेयर किसी भी पर्सन को हु इज नॉट ए चार्टर्ड अकाउंटेंट पे करता है, तो ही विल बी हेल्ड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। या वो किसी ऐसे पर्सन का एक्सेप्ट करता है, तो बेटे इसको याद करने के लिए हमने एक्सेप्ट